हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आर्यन तिवारी। आज हम 11वीं फिजिक्स के चैप्टर मोशन इन प्लेन को देखेंगे। समतल में गति का बेसिक अध्ययन करेंगे, बेसिक स्टडी करेंगे। मोशन इन प्लेन, समतल में गति। समतल का मतलब होता है, प्लेन का मतलब होता है जिसमें दो कोऑर्डिनेट्स हो, लेंथ विड्थ लाइक, उसको हम प्लेन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ड्राइंग बोर्ड है, कैरम बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड है, ये सब एक प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसमें लेंथ भी है, इसमें विड्थ भी है, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है। तो इस पर जब हम कोई भी पॉइंट चूज करेंगे तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे जो है किसी पॉइंट को शो करने के लिए लेंथ और विड्थ दोनों के कंपेयर में हम यहाँ पे किसी पॉइंट को शो कर सकते हैं। मोशन इन प्लेन में बेसिक स्टडी करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश को हम सबसे पहले देखेंगे कि स्थिति सदिश क्या होती है। तो यहाँ पे आप देखिए, हम सबसे पहले स्थिति सदिश देखेंगे। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? स्थिति सदिश ग्राफिकली या कोऑर्डिनेट सिस्टम से हम इसको समझें। पोजीशन वेक्टर, मान लीजिए आपके पास यहां पर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। इस एक्सिस पर यहां पर हम एक पॉइंट P ले लेते हैं। P का कोऑर्डिनेट एक्स वाई हम कंसीडर कर लेते हैं। मतलब इधर जो है, इधर का कोऑर्डिनेट ये इतना स्मॉल y हो जाएगा और ये कोऑर्डिनेट x हो जाएगा। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट का ऐसा कुछ मतलब हुआ, निर्देशांक का। इस पॉइंट P की जो पोजीशन वेक्टर होगी स्थिति सदिश, मूल बिंदु के सापेक्ष दूरी और दिशा है। तो किसी बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष दूरी या दिशा अर्थात उसकी स्थिति को दर्शाना ही उस बिंदु का स्थिति सदिश है। तो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ एनी पॉइंट इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। तो यहां पर इस पोजीशन वेक्टर को हम यहाँ पे इस तरह से, ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, प्रारंभिक बिंदु, ये हो जाएगा अंतिम बिंदु। तो पोजीशन वेक्टर को हम यहाँ से मान लेते हैं कि R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे O से जो P हुआ, OP यहाँ पे एक वेक्टर हुआ जिसमें ये लेंथ है, ये एरो इसकी डायरेक्शन है। तो इसको हम यहाँ पे कहेंगे वेक्टर R से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर को दर्शाता है, स्थिति सदिश को व्यक्त करता है यहां पर बिंदु P का। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर। अब यहां पर आप देखिए सदिश इन वेक्टर फॉर्म में इसको हम कैसे लिखेंगे, सदिश के रूप में हम कैसे लिखेंगे, इस इक्वेशन को कैसे लिखेंगे। हमने इसके पहले जब सदिश की स्टडी किया था तो x की दिशा में एकांक सदिश यूनिट वेक्टर i कैप, y की दिशा में j कैप, ये y की दिशा का परिमाण है, परिमाण मीन्स लंबाई या लंबाई कहें, लेंथ और मैग्नीट्यूड। ये x इस दिशा का है, i कैप केवल दिशा को रिप्रेजेंट करती है, j कैप y अक्ष की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। डायरेक्शन रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ x एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे हम वेक्टर r को इस तरह से डिनोट करेंगे। सो वेक्टर r इक्वल टू, इक्वेशन के फॉर्म में ये हो जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इस तरह से किसी प्लेन में पोजीशन वेक्टर को डिनोट करेंगे। जहां पे यहां पे x एंड y, अभी हम इसको कोऑर्डिनेट कह रहे थे, अब हम इसको घटक या कंपोनेंट कहेंगे।
कंपोनेंट्स ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस रिस्पेक्टिवली, एक्सेस रिस्पेक्टिवली, मतलब यक्स और वाई यहां पे एक्स और वाई अक्ष के संगत घटक कहलाएंगे। तो इस तरह से हम किसी स्थित सदिश को दर्शाएंगे। तो आपको ये स्थित सदिश किसी प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम इसके बाद लेते हैं पोजीशन वेक्टर, इसके बाद हम लेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश किसी समतल में, किसी प्लेन में हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आप सपोज दैट यहां पे कुछ और चीजें कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं फिर से वही चीज, ये एक्स और वाई दो एक्सिस है, यहां पर पॉइंट P1 है, ये पोजीशन वेक्टर हम इसको R1 ले लेते हैं। यहां से ये जो है ये पॉइंट P ऐसे मूव कर रहा है, किसी टाइम डेल्टा t के पश्चात ये यहां पे P2 पे आ जाता है। एक पॉइंट P है जो टाइम t पर यहां पर है, T2 टाइम पर, मतलब यहां पे हम डेल्टा t ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि T2 माइनस T1, T2 यहां का टाइम हुआ। T2 टाइम पर ये जो है P2 पॉइंट पर ये पॉइंट खिसक कर मूव करके आ जाता है। तो इसका पोजीशन वेक्टर हम यहां पे R2 रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा यहां से ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा R। तो यहां पे विस्थापन सदिश हो गई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा विस्थापन सदिश, क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा डेल्टा R इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। क्योंकि ये विस्थापन हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा जो है कैलकुलेट होता है, फाइनल पोजीशन कैलकुलेट होता है विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल पोजीशन। माने यहाँ पे अंतिम स्थिति प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष दर्शाना ही विस्थापन सदिश है। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, लेट वेक्टर R1, यहां का कोऑर्डिनेट हम x1 y1 ऐसे कंसीडर कर लेते हैं। तो ये x1 i कैप, y1 j कैप, R2 वेक्टर ये हो जाएगा x2 i कैप, y2 j कैप। क्योंकि यहां R1 और R2 स्थित हैं इसलिए इस रूप में लिखेंगे। तब यहां पे आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा, विस्थापन सदिश मिलेगा डेल्टा R इक्वल टू x2 माइनस R2 माइनस R1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप। इसको हम यहां पे कह देंगे डेल्टा x और इसको हम यहां पे डेल्टा y डिनोट करेंगे। देन डेल्टा R इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। इस तरह से मोशन इन प्लेन में किसी समतल के लिए हम यहां पर इस तरह से विस्थापन समीकरण को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां पे आपको दो चीजें मिल गई, स्थित सदिश और विस्थापन सदिश। अब हम देखेंगे वेग, वेलोसिटी इक्वेशन इन प्लेन। तो हम वेग को, वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट।
या तो हम कहेंगे रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन इज कॉल्ड वेलोसिटी। विस्थापन और समय का अनुपात वेग कहलाता है। ये डेफिनीशन है, परिभाषा है इसकी वेग की, डेफिनीशन। अब यहां पर आप देखिए इस वेग सदिश को हम डेल्टा आर इक्वल टू, जैसा इसके पहले हम निकाल चुके हैं, सामान्यतः किसी मोशन इन प्लेन के लिए, समतल में गति के लिए डेल्टा आर को हम डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी लिखेंगे। तो यहां पे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, v इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। हम इसको यहाँ पे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को लिखेंगे एक्स अक्ष के संगत वेग, वेलोसिटी अलोंग डायरेक्शन टू एक्स एक्सिस। तो इसको हम यहाँ पे वी एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन टाइम लिखा है, एक्स की दिशा में विस्थापन बटे समय है, तो ये वेग के फॉर्म में है। तो आई कैप, और ये इसी तरह से वी वाई हो जाएगा जे कैप। इसको भी हम यहाँ पे v को डिवाइड कर देते हैं कंपोनेंट में, घटक में, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है, हाँ, इसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, वही है, थोड़ा सा और सिस्टमैटिक लिख रहे हैं। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा वी एक्स, तो वी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और वी वाई हो जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। तो ये यहाँ पे v को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। हमारे कहने का मतलब ये है कि अब आप आगे देखिए यहाँ पे कि ये जो v है, फिर से मैं उसी फॉर्म में इसको लिख रहा हूं कि v इक्वल टू वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। ये वेग इक्वेशन हुआ, वेग का समीकरण हुआ, जहां वी एक्स इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी और वी वाई इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी होगा। तो इस तरह से वेग को हम यहाँ पे वेलोसिटी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे मोशन इन प्लेन के लिए। अब हम यहां पे देखेंगे तात्क्षणिक वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तात्क्षणिक वेग होता है अति सूक्ष्म समय अंतराल में विस्थापन और समय का अनुपात तात्क्षणिक वेग कहलाता है। इसको हम भी आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी ही होगा, बट कब होगा, जब यहाँ पे डेल्टा टी टेंस टू 0 हो, अति सूक्ष्म समय अंतराल में। सो रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी व्हेन डेल्टा टी टेंस टू 0। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको यहाँ पे ऐसे मैथमेटिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी विच इज इक्वल टू डी वेक्टर आर अपॉन डी टी। इसके पहले भी इस पे बात हुई है। तो ये हो जाएगा तात्क्षणिक वेग। यहाँ पे आर इक्वल टू यहाँ पर एक्स आई कैप और वाई जे कैप यदि हम लेते हैं
तो v इंस्टेंटेनियस हो जाएगा यहाँ पे r के प्लेस पे d/dt एक्स आई कैप वाई जे कैप। सो ये हो जाएगा v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू dx/dt आई कैप और dy/dt जे कैप। तो इस तरह से इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। जब ये आई कैप और जे कैप के कोई भी इक्वेशन दिया हो, जैसे सपोज दैट ये और ये, तो इनका जो मैग्नीट्यूड होगा वी आई, वो यहाँ पे आई के कंपोनेंट dx/dt का स्क्वायर प्लस dy/dt का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। हर प्लेस पर ऐसा हो जाएगा। यदि यहाँ पे v का मैग्नीट्यूड आपको चाहिए इस v का, तो vx स्क्वायर और vy स्क्वायर। यदि इनका चाहिए r का मैग्नीट्यूड चाहिए, परिमाण चाहिए, तो x स्क्वायर y स्क्वायर, ऐसे सभी के हो जाएंगे। तो यहाँ पे vi इक्वल टू ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यदि इनकी किसी की डायरेक्शन चाहिए, सपोज दैट vx, और तो यहाँ पे tan थीटा कितना होगा, जैसे थोड़ी देर के लिए हमारे पास यहाँ पर ये पॉइंट P है, ये थीटा कोण पर है, x और y कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट P के, और हमको यहाँ पे tan थीटा डायरेक्शन चाहिए, तो ये हो जाएगी y/x, y का कंपोनेंट अपॉन x का कंपोनेंट। ऐसे यहाँ पर भी इस केस में भी कर सकते हैं। tan थीटा आपको चाहिए, सो vy/vx। तो हर जगह इस तरह की कंडीशन यहाँ पर भी हो जाएगी। tan थीटा इक्वल टू dx, मतलब इसको vxi और इसको v/j कंसीडर करेंगे यहाँ से। यदि ये vxi है और ये vy/j है, तो यहाँ पे इस केस में tan थीटा इक्वल टू vy/j अपॉन vxi। तो इस तरह से ये I मीन्स इंस्टेंटेनियस, ये जो स्मॉल आई लिखा है इंस्टेंटेनियस, ऐसा इस तरह से सबका एक कॉमन रूल है, हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लिमिट ज़्यादा इस पे डिस्कस की ज़रूरत नहीं। इसी तरह से एक्सिलरेशन इक्वेशन को भी हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो एक एक्सिलरेशन त्वरण का भी इक्वेशन यहाँ पे आ जाएगा, a इक्वल टू ax आई कैप प्लस a/j कैप। इंस्टेंटेनियस हो जाएगा ax इक्वल टू dvx/dt स्क्वायर dv/dt स्क्वायर। तो यदि इंस्टेंटेनियस एक्सिलरेशन को भी थोड़ा सा आप जल्दी से देख लें त्वरण को, तो जनरली किसी 2D में एक्सिलरेशन को हम ax आई कैप और a/j कैप से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सिलरेशन त्वरण को, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ax स्क्वायर ay स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन यदि आपको चाहिए, रिजल्टेंट a की डायरेक्शन, जब ये दोनों पता हों तो ay/ax आ जाएगा। ये इक्वेशन हो जाएगी, जहां ax इक्वल टू वेयर ax इक्वल टू हो जाएगा dvx/dt और ay हो जाएगा dvy/dt। या तो हम इसको ऐसा लिखेंगे, ax यदि एवरेज एक्सेलरेशन है तो डेल्टा vx/डेल्टा t, सिचुएशन के हिसाब से हम यहाँ पे इसको हम इस तरह से लिखेंगे। तो आई थिंक आपको पोजीशन वेक्टर, स्थिर सदिश, विस्थापन सदिश, वेग सदिश, त्वरण सदिश, आज जितने भी पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और ये यहाँ पे एक्सेलरेशन 2D में कैसे यूज करना है, इनका इक्वेशन कैसे बनाना है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे चलते हैं। आइए हम NCERT बुक के पेज नंबर 78 का एग्जाम्पल 4.4 देखते हैं। यहाँ पे लिखा है किसी कण का स्थित सदिश, ये पोजीशन वेक्टर है उस कण का, स्थित सदिश है, r इक्वल टू वेक्टर r इक्वल टू 3.0 t आई कैप प्लस 2.0 t स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 k कैप। k कैप लग गया, मतलब ये 3D हो गया, त्रिविमीय समीकरण है।
3D इक्वेशन है। अभी तक हम 2D पढ़ रहे थे, मोशन इन प्लेन पढ़ रहे थे, ये मोशन इन स्पेस का इक्वेशन है। तो यदि केवल आई जे या के एक कंपोनेंट होता है आई जे के, तो 1D का है, एक बीमी का है। 2 आई और जे दो कंपोनेंट हैं, दो घटक हैं, तो प्लेन का हो जाएगा, कोई भी दो हो, और 3 है तो स्पेस का हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा आर इन मीटर, ये मीटर में है, जो आर आएगा या यहाँ दिया है वो मीटर में, और टी जो है वो सेकंड में दिया है। अब यहाँ पे क्या क्या ज्ञात करना है? पहला ज्ञात करना है वी व ए टी समय पर वेग और टी समय पर त्वरण। पहले पॉइंट पे ए पे हमको ज्ञात करना है v एट टाइम t, तो ये हो जाएगा डी आर अपॉन डी टी, आपको पता है। और दूसरा इसी में ज्ञात करना है ए टी, तो ए टी हो जाएगा यहाँ पे d जो भी आएगा डी टी, मतलब r का आप एक बार डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे, अवकलन करेंगे, तो r का एक बार अवकलन करेंगे तो वेग मिलेगा, जो मिलेगा फिर अवकलन करेंगे तो आपको त्वरण मिलेगा। तो r को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, अगेन यू डिफरेंशिएट दैट वेलोसिटी, देन यू विल गेट एक्सीलरेशन। तो यहां पे सीधा सीधा मैं डायरेक्टली इनको जो है डी अपॉन डी टी पूरा इक्वेशन 3 बाहर हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्टली यहां लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा डी अपॉन डी टी 3.0 टी आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप और प्लस 5.0 के कैप, ये इक्वेशन हो गया। यहाँ डी बाई डी टी को सब में अलग अलग कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, फिर फार्मूला लगाएंगे। तो डी बाई डी टी को सब में अलग अलग कर देंगे, तो डी अपॉन डी टी यहाँ पे हम करेंगे 3.0 टी आई कैप प्लस डी अपॉन डी टी 2.0 टी स्क्वायर जे कैप और डी अपॉन डी टी 5.0 के कैप। ऐसा यहाँ पे टी है तो यहाँ टी का डिफरेंशिएशन होगा, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ डिफरेंशिएशन होगा, जहाँ टी नहीं है वो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये चूंकि पूरा कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है, तो डी सी अपॉन डी टी के फार्मूले से ये 0 हो जाएगा। यदि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो अगला टर्म इसका जो है ये सीधा सीधा ये 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले पद में क्या होगा, 3.0 बाहर हो जाएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, क्योंकि डी इस तरह से x रेज्ड पावर n, तो n x n माइनस 1 अप्लाई होगा। यहाँ पे x की जगह पर आप t रखिए, यहाँ पर भी t रखिए, n के प्लेस पर 1 रखिए, तो ये हो जाएगा। बाकी सब बाहर हो जाएगा, 3.0 बाहर, i भी बाहर, तो 3.0 इसके बगल में रहेगा, इधर i बगल में रहेगा, बाकी इसका डिफरेंशिएशन t का, तो यहाँ पे t का 1 आएगा, क्योंकि d अपॉन डी टी यहाँ पे हम रखेंगे t, यहाँ पे रखेंगे t, यहाँ पे रखेंगे 1, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1 और x की जगह पे t, तो आपको देखिए क्या मिला, t रेज्ड पावर 0 मिला। ठीक, तो यहाँ पे मिल जाएगा t रेज्ड पावर 0, मतलब t की जगह पे 1 मिल जाएगा। तो इतना डिफरेंशिएशन इस फार्मूले से ही आ जाएगा। तो फिर से यही फार्मूला यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे, डी अपॉन डी एक्स रेज्ड पावर एन एक्स रेज्ड पावर n माइनस 1। यदि इसमें कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर भी कांस्टेंट वो बाहर ही रहेगा। तो 2.0 कांस्टेंट है, ये बाहर कर देंगे, t की जगह पे x की जगह पे t मानिए और n की जगह पे 2 मानिए, तो n की जगह पे 2, x की जगह पे t, 2 माइनस 1
जे कैफ, और प्लस आगे ये अकेला कांस्टेंट है 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3.0 आई कैफ प्लस 4.0 टी जे कैप आएगा। ये वेलोसिटी इक्वेशन हुआ। क्या हुआ? ये जो है वेलोसिटी इक्वेशन है, वीटी है। तो ये वैल्यू आपको मिल गई। कौन सी? ये। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन, फिर से इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसका आप फिर से इसका डिफरेंशिएट करेंगे। किसका? वीटी का। तो यहाँ पे d/dt किसका करना है? वीटी का, मतलब इसका। तो मैं इस बार डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। ये अकेला कांस्टेंट है, इसके साथ t बचा नहीं, इसलिए ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे t का 1 होगा जैसे यहाँ पे किए थे। तो यहाँ पे 3 की जगह 4 है, बाकी यही टर्म आएगा। तो 3 की जगह 4 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस, ये आई कैप के साथ आएगा, प्लस 4.0 जे कैप। तो ये हो जाएगा एक्सीलरेशन 4.0 जे कैप। तो ये एक्सीलरेशन आया। तो आपको वेलोसिटी इक्वेशन मिला यहाँ पे। अभी हमको ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए हम लिख लेते हैं 3.0 आई कैप प्लस 4.0 टी जे कैप। ये मिला फर्स्ट में, और सेकेंड टर्म मिला सेकेंड में एक्सेलरेशन को आपको लिखना है। तो ये AT इज इक्वल टू केवल 4.0 जे कैप मिला। अब यहां पे ये कह रहा है क्या फाइंड करना है? सेकेंड वाले में, बी में आते हैं। t इक्वल टू 1.0 सेकेंड पर vt का परिमाण व दिशा। तो यहां पे vt का परिमाण, मैग्नीट्यूड ऑफ vt एट t इक्वल टू 1.0 सेकेंड पे। तो vt का परिमाण हो जाएगा यहाँ पे, ये तो वेलोसिटी इक्वेशन इस तरह से वेक्टर फॉर्म में है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 3.0 का स्क्वायर प्लस 4.0 इंटू टी है। तो टी की जगह पे 1.0 रखना है, स्क्वायर करना है। ये आपको आंसर मिल जाएगा, ऐसा कर देंगे। और इसका क्या निकालना है? दिशा। तो दिशा के लिए यहाँ पे tan थीटा मान लेते हैं कि दिशा है, थीटा दिशा, डायरेक्शन थीटा। तो ये हो जाएगा Vy/Vx। तो Vy के प्लेस पे है 4.0t अपॉन 3.0t। t की जगह पे 1 रखेंगे तो 4/3 आ जाएगा। इसका बुक में आंसर लिखा हुआ है 4/3। ये होता है tan थीटा, tan 53 डिग्री पर। tan की टेबल में 53 पर देखेंगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी। तो मतलब थीटा इक्वल टू 53 डिग्री यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा सॉल्व हो गया इस तरीके से। अब हम देखेंगे किसी समतल में एक समान त्वरण से गति, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन इन प्लेन। एक बीमी गति में, इन वन डायमेंशनल मोशन में, हमने जब कोई बॉडी को ऐसे कंसीडर किया था कि ये जो है, ये बॉडी t इक्वल टू 0 पर u वेलोसिटी से मूव करती है, एक्सीलरेशन a है, त्वरण a है, और टाइम t इक्वल टू t पर ये यहाँ पे v वेलोसिटी एक्वायर करती है। तब यहाँ पे हमको v इक्वल टू u प्लस at इक्वेशन मिला था। वही कंडीशन हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक प्लेन है और इस प्लेन पर एक प्लेन है एक्स वाई इस तरह से। इस पर कोई बॉडी यहां से इस तरह से मूव कर रही है। ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ए,
यहाँ पर इसकी वेलोसिटी u है, वेक्टर u, क्योंकि 2D है। यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी v हो जाती है, मतलब ये एक्सिलरेटेड मोशन है, त्वरित गति है। तो यहाँ का टाइम t = 0 है और यहाँ का टाइम t = t है। तब इसका जो इक्वेशन बनेगा, ये मोशन इन प्लेन है, ये यहाँ पे ये प्लेन है, एक समतल है, तो वही सब कुछ करके यहाँ पे हम समतल को निकालेंगे तो एक्सिलरेशन इन प्लेन हो जाएगा। समतल में त्वरण कितना होगा यहाँ पे, v - u अपॉन t - 0 हो जाएगा। और इस तरह से हम यहाँ से v = u + at फाइंड कर लेंगे, जैसा इसके पहले वहाँ फाइंड किया था 1D में, एक बीमी गति में। लेकिन यहाँ पे प्लेन के लिए, समतल के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने इसके पहले आपको बताया है कि जो वेलोसिटी इक्वेशन होगा किसी प्लेन के लिए, उसको हम लिखेंगे vxi और vyj। तो इनिशियल वेलोसिटी को लिखेंगे uxi u/j, उनको कंपोनेंट के रूप में, घटक के रूप में लिखेंगे। ये ux u/, ये इसके कंपोनेंट है, vx vy इसके कंपोनेंट है। ऐसे एक्सिलरेशन भी, त्वरण भी सदिश है, तो इसको भी हम लिखेंगे axi ayj। टाइम को नहीं लिखेंगे, टाइम समय जो है वो अदिश है, इसमें वेक्टर प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, मतलब इसके कंपोनेंट या घटक नहीं बनेंगे, इसलिए t वैसा ही रहेगा। देन पहले इक्वेशन से हम इसको लिख देंगे vx i vy j, इसके प्लेस पे यहाँ पे लिखेंगे ux i uy j प्लस, चलिए लिखा रहने देते, ax i ay j इंटू टी। अब हम यहाँ पे i के कंपोनेंट को चूज करेंगे, i के कंपोनेंट। तो आप देखें i के साथ यहाँ पे है vx, कैसे चूज करेंगे, तो vx = हो जाए, फिर इसके बाद i का कंपोनेंट मतलब घटक, इक्वल के बाद मिलेगा क्या, ux, तो हमने ux लिखा। i वाले को इकट्ठा कर लेना है, जिसमें i दोनों तरफ कॉमन हो जाए, छोड़ देंगे, प्लस इसके बाद यहाँ ux के बाद यहाँ आएंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस के बाद axi, तो मतलब यहाँ पे ax और साथ में t मल्टीप्लाई है, तो ये इतना हो जाएगा। तो यहाँ से हम i के कंपोनेंट निकाल लेंगे, तो एक इक्वेशन ये बनेगा, सेकंड a, और j के कंपोनेंट इसी तरह से निकालेंगे, तो vy = u/, प्लस a/, इंटू t। जब हम ये 2b इक्वेशन बनेगा, इस तरह से यहाँ पे ये कुछ इक्वेशन बन जाएंगे। तो ये x एक्सिस के लिए अलग हो जाएगा, हमारे कहने का मतलब ये है y एक्सिस के लिए अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ये गति हो रही है, यहाँ पे जो मोशन हो रहा है प्लेन में, इस मोशन की स्टडी करने के लिए हम यहाँ पे इसी a के सामने से और b के सामने तक हम इसकी स्टडी कर लें, तो ये इसके लिए हो जाएगा vx = ux प्लस ax इंटू टी। और इसी तरह से बाई एक्स में इसकी स्टडी कर लें, यहाँ से यहाँ इतने के लिए, यहाँ से यहाँ तक के लिए, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ का इक्वेशन हो जाएगा vy = uy प्लस ay इंटू टी। मतलब यह मोशन इन प्लेन है, किसी समतल में गति है, तो हम उसकी स्टडी करने के लिए इनके घटक के द्वारा x अक्ष की दिशा में उसका अध्ययन करें, उसी तरह से गति का समीकरण लगाएं। y अक्ष की दिशा में, y एक्सिस के लिए उसी तरह से हम गति का समीकरण लगा के दोनों को एक बीमी गति के भांति, 1 डायमेंशनल मोशन की भांति जैसे यहाँ कर रहे थे, इन अक्षों के संगत, इन एक्सिस के रिस्पेक्ट में हम यहाँ पे अलग अलग स्टडी कर लें, अलग अलग वैल्यू निकाल लें, और बाद में हम इसको कंबाइंड कर देंगे तो हमको ये मिल जाएगा।
ये इसका मतलब है। तो वेलोसिटी इक्वेशन जो हो जाएगा यहाँ पे, मोशन इन प्लेन इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ टू परपेंडिकुलर साइमल्टेनियसली वन डायमेंशनल मोशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो एक्स और वाई अक्ष के संगत यहाँ पे जो एक बीमी गति होगी एक साथ उस समय पर जब ये हो रही है, वही इन्हीं दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो यहाँ पे इसके इक्विवेलेंट होगा। तो इस तरह से हम इसके स्टडी, जब भी हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे तो हम इसको ना अप्लाई करके एक्स एक्सिस के लिए इस इक्वेशन को, वाई एक्सिस के लिए इस इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, लगाएंगे। ये मतलब है इसका। अब हम सेकेंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। सेकेंड इक्वेशन में भी ऐसा ही कुछ करना है। मान लेते हैं कि इस केस में इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो यस है। यहां से यहां तक, ए से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट है, विस्थापन, वो यस है। और ये r माइनस आर जीरो हो जाएगा। r0 यहां का पोजीशन है, इस स्थान का r0 पोजीशन वेक्टर है, और r इस, तब यहां पे हम यहां पे डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू, जैसा हमने उधर डिराइव किया था वैसा ही हम यहां पे डिराइव कर लेंगे। सो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। यहां पर हम यस इज इक्वल टू उसी तरह से डिराइव करेंगे जैसे पहले हमने 1D में किया था एक बीमी में। तो यस के प्लेस पे r माइनस आर जीरो, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वल u और v के उसी तरह से हम कंपोनेंट जैसा इसके पहले हमने किया था, u को u एक्स आई कैप अभी हम यहां पे v के प्लेस पे u प्लस AT और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये सेकेंड इक्वेशन बन जाए इनटू t। देन यू विल गेट, आपको मिलेगा r माइनस आर जीरो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। पहले ऐसा कर लेते हैं। अब हम इस पे कंपोनेंट सबके सेट कर देते हैं, सबके कंपोनेंट। तो r को करेंगे एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ, r0 के प्लेस पे करेंगे x0 आई कैफ प्लस y0 जे कैफ, u के प्लेस पे करेंगे u एक्स आई कैफ प्लस u वाई जे कैफ इंटू टी प्लस हाफ, a के प्लेस पे करेंगे a एक्स आई कैफ ए वाई जे कैफ इंटू टी स्क्वायर। अब इनके कंपोनेंट हम अलग अलग कर देंगे। देन आपको मिलेगा x इज इक्वल टू, आई के कंपोनेंट छाड़ लेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। एक इक्वेशन ये मिलेगा। और जब बाई जे कंपोनेंट को आप छाटेंगे तो जे कंपोनेंट यहाँ पे है तो बाई मिलेगा, फिर माइनस के बाद जे कंपोनेंट वाई जीरो ये मिलेगा, फिर इक्वल के बाद जे कंपोनेंट यू बाई इंटू टी मिलेगा, फिर यहाँ पे हाफ ए वाई टी स्क्वायर मिलेगा। तो इस तरह से ये सेकेंड ए इक्वेशन हुआ और ये सेकेंड बी इक्वेशन हुआ। ये भी वही रिजल्ट दे रहा है कि यहाँ पे जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है एस जो भी आएगा इस इक्वेशन से यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसकी डायरेक्ट स्टडी ना करके हम यहाँ पे दोनों अक्षों के संगत यहाँ पे पहले एक्स अक्ष की स्टडी कर लें इस इक्वेशन के द्वारा, एक्स अक्ष के लिए इस इक्वेशन के द्वारा बाई एक्सिस में यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितना मोशन हुआ वो स्टडी कर लें, कितनी गति हुई।
और बाद में इन दोनों को कंबाइंड करके ये हम फाइंड कर लेंगे ये इक्वेशन। जैसे हमने तोड़ करके इसको ये इस इक्वेशन को फाइंड किया है, तो इसको हम कंबाइंड करेंगे, जोड़ेंगे, मिक्स करेंगे। ठीक, ये प्रक्रिया है जस्ट इसकी अपोजिट, तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगा। तो मोशन इन प्लेन पर स्टडी करने के लिए यहाँ पर आपको इस तरह से दोनों एक्सिस के एक्स और वाई एक्सिस के लिए अलग अलग स्टडी करने का तरीका अपनाना पड़ेगा। ये इसका मतलब है। आइए अब एग्जाम्पल 4.5 जो एनसीईआरटी के बुक पेज नंबर 77 पर दिया है, इस पर डिस्कस करते हैं। इस पे लिखा हुआ है यहाँ पे t=0 क्षण पर कोई कण मूल बिंदु से 5.0 i कैप मीटर पर सेकेंड के वेग से चलना स्टार्ट करता है। यहाँ पे वेलोसिटी दी गई है, इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग दिया गया है। कितना दिया है? ये दिया है 5.0 i कैप मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से, इस इनिशियल स्पीड से कोई बॉडी जो है किसी प्लेन पर t=0 पर, प्रारंभिक वेग 0 पर, प्रारंभिक समय 0 पर गति करना प्रारंभ करती है। एक्स वाई समतल में उस पर एक ऐसा बल लगता है, इस पर एक फोर्स अप्लाई होता है जो उसे एक समान त्वरण, जो इतना एक्सिलरेशन इसको प्रोवाइड करता है, त्वरण इतना उत्पन्न कर देता है। कितना? 3.0 i कैप प्लस 2.0 j कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का यहाँ पे ये एक्सिलरेशन उत्पन्न करता है। यहाँ पे पहला ये पूछ रहा है ए, जिस क्षण पर कण x के निर्देशांक 84 मीटर पर होगा, मतलब यहाँ पे xt 84 मीटर, फेन जब ये कण xt माने x एक्सिस के निर्देशांक 84 मीटर पर होगा, तो उस टाइम पर एट दैट टाइम, उस समय पर y का कोऑर्डिनेट क्या होगा? व्हाट विल बी अ yt। पहला तो ये ज्ञात करना है। दूसरा इसमें b फाइंड करना है, इस क्षण पर कण की चाल क्या होगी, वेलोसिटी इस क्षण पर एट दिस पॉइंट। कौन सा पॉइंट? व्हेन बाई टी, इस वाले पॉइंट पर। तो इस क्षण पर कण की चाल क्या होगी, ये दो चीजें पता करना है। तो हम यहां पे क्या करते हैं, आप देखिए, पहले हम इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में लिख देते हैं, जैसा कि यहां पे रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिए हमारे पास इक्वेशन है आर टी इक्वल टू यू टी, यहां पे हम कर देते हैं u0t या यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी t का मतलब यहां पे r बस लिख रहे हैं, वो t टाइम पर ही है। तो एट टाइम t समय पर, ये इक्वेशन है t समय के लिए। यहां पे हम क्या करते हैं, r के प्लेस पे एक्स आई कैफ प्लस वाई जे कैफ, या डेल्टा x इनिशियल पॉइंट नहीं दिया है तो इनिशियल पॉइंट 0 है। u के प्लेस पे ये पूरा इक्वेशन रख देते हैं, 5.0 i कैफ इंटू टी प्लस हाफ, a के प्लेस पर ये पूरा इक्वेशन रख देते हैं, 3.0 i कैफ प्लस 2.0 j कैफ टी स्क्वायर। यहां से हम i के कंपोनेंट अलग निकाल लेते हैं। तो आप यहां पे देखिए
यहाँ से दो इक्वेशन मिलेंगे, आई के कंपोनेंट को छाटिए, आई के घटक को, तो x इजकल टू, अब आई यहाँ पे है तो 5.0 t प्लस हाफ 3.0 t स्क्वायर, एक इक्वेशन ये बनेगा। और दूसरा यहाँ पे j के कंपोनेंट को यदि हम निकालेंगे, j के कंपोनेंट को चूज करेंगे, j के घटक चूज करेंगे, तो j के साथ यहाँ पे y है तो y इक्वल के बाद j हमको मिलेगा केवल यहाँ पर, कहाँ पे मिला 2.0 t स्क्वायर, केवल यहाँ पर मिला, सॉरी हाफ भी है, इतना। ये दोनों इक्वेशन हो गए। हम यहां से क्या करते हैं, यहां पे जो ये x दिया गया है xt इक्वल टू 84, तो फ्रॉम फर्स्ट में इस वाले इक्वेशन में x की जगह पे 84 यहां रख देते हैं, इक्वल टू 5t प्लस 1.5 t स्क्वायर, ये हो जाएगा। ऐसा यहां पे ये इक्वेशन बना 1.5 t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 84 इक्वल टू 0, ऐसा लिखेंगे और यहाँ से t की वैल्यू निकालेंगे। इसके पहले जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फार्मूले हैं, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, लाइक ऐसा, उससे जो भी सेट हो या यहाँ पे मिडिल टर्म एलिमिनेट हो, जो भी हो, यहाँ से आप t कैलकुलेट करिए, ठीक, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, वर्ग समीकरण से। जब आप इसको अपने तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको t इक्वल टू 6 सेकेंड मिलेगा। अब यहाँ पे हो सकता है t स्क्वायर है तो t की दो वैल्यू आ रही हो, तो t की जब दो वैल्यू आ रही तो एक निगेटिव आ रही होगी, एक पॉजिटिव आ रही है। निगेटिव वैल्यू आती है तो निगेटिव को छोड़ देना है और पॉजिटिव वाला आंसर लेना है, क्योंकि टाइम जो है वो निगेटिव नहीं होता है। अब जब टाइम यहाँ पे हमको इतना मिल गया तो हम क्या करेंगे, अब फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन में इस वाले में इस t को रख देंगे, तो आपको मिल जाएगा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो t स्क्वायर हो जाएगा, माने 36 मीटर हो जाएगा। तो इतना 36 इसका जो है 0.0 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। अब वेलोसिटी एट दिस पॉइंट निकालना है, इस पॉइंट पर वेलोसिटी हमको निकालना है, तो dr अपॉन dt। अब हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं सेकेंड वाले को। अब यहां पे पूछ रहा कि वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, इस समय वेलोसिटी क्या होगी, किस टाइम पर, तो वेलोसिटी के लिए इसको हम यहां पे इस इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। ये सेकेंड का v का सलूशन स्टार्ट हुआ, ये इसको हम लिख लेते हैं r। अब हमको यहाँ पे वेलोसिटी वेग फाइंड करना है, तो v इक्वल टू होता है dr अपॉन dt। तो इस पूरे इक्वेशन का आप अवकलन कर दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए। आप यहाँ पे d अपॉन dt करेंगे तो पहले हो जाएगा 5.0 t आई कैप, हम इसको ऐसा लिख दिए, प्लस d अपॉन dt, यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 और 2 डिवाइड हो जाएगा 1.5 t स्क्वायर आई कैप, और प्लस d अपॉन dt, ये हो जाएगा t स्क्वायर j कैप, क्योंकि 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो केवल j कैप बचेगा। अब इसका ऐसा करने पर हमको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना, अवकलन करना इजी हो जाएगा। तो v इक्वल टू यहाँ पे 5.0 बाहर निकल गया, t का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, आई कैफ, यहाँ पे 1.5 बाहर निकल गया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होगा, आई कैफ, और यहाँ पे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, हर जगह यही आ रहा जे कैफ, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला लगा हुआ है वो लगा है d अपॉन डी एक्स रेज्ड पावर n, तो n x n माइनस 1, ये फार्मूला लगा है। यहाँ x की जगह पे d अपॉन dt है,
तो टी रेज्ड पावर n करेंगे तो n Tn-1। इस फार्मूले को जब आप यहाँ के लिए लगाएंगे, बाकी सब बाहर करके d/dt t करेंगे तो n 1 हो जाएगा, इतना आएगा। तो 1 t 1 - 1 तो t रेज्ड पावर 0 1 हो जाएगा। जब यहाँ टी स्क्वायर, बाकी को बाहर करेंगे 1.5 को टी स्क्वायर का करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 2 - 1 =